जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी I'll try to speak in both English and Hindi so that we can reach out to both the audience. तो सीधे मैं मेरे सब्जेक्ट में आ जाता हूँ। जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सोशल एक्टिविज्म, स्पेशली आज के सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में हम लोग आज रह रहे हैं हमारे मुल्क में, ये सिनेरियो में ये सोशल एक्टिविज्म स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक टूल है। और हम लोग भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हम लोग इस चीज को जब से हमारी शुरुआत हुई है तब से हम लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर एक पैसिव कम्युनिटी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वह मुस्लिम कम्युनिटी नीड्स टू बी मोर एक्टिव कम्युनिटी। तो इसके लिए सोशल एक्टिविज्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है। और क्यों सोशल एक्टिविज्म चाहिए और सोशल एक्टिविज्म से आज के सिचुएशन में प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला चीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर लोग कहते हैं कि ओनली बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क के अंदर है। अब जब इतना बेहतरीन एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, इतना अच्छा हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर सोशल एक्टिविज्म जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट। कोई भी डेमोक्रेसी सोशल एक्टिविज्म के बगैर खत्म नहीं होती, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म डेमोक्रेसी को चेक में रखता है। अब इंडियन मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में, एक प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं। दुनिया में अगर अलग अलग ममालिकों में अगर आप देखेंगे जहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां पर उनको इस तरीके से एक डेमोक्रेसी में रहने का उन्हें एक मौका नहीं है, लेकिन हमें ऐसे एक डेमोक्रेसी में रहने का मौका मिला। और डेमोक्रेसी में रहने की वजह से बहुत सारे जो इश्यूज हैं, वो इश्यूज को हम लोग सोशल एक्टिविज्म के थ्रू हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे चाइना में जाएंगे, वहां जो यूगर मुस्लिम्स का जो इशू है, उनको ये ऑप्शन वहां पर नहीं मिला। आप फलस्तीन के लोगों को देखेंगे, उन्हें उन्हें ये ऑप्शन वहां पर नहीं मिलेगा। या दुनिया के अलग अलग ममालिक में बहुत सारे जगह पर जहाँ पर डेमोक्रेसी मिसिंग, एक अथॉरिटेरियन रिजीम में लोग रहते हैं, वहां पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो हम बहुत सारे चीजों में खुशनसीब भी समझना है कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी के अंदर हमें हुकूक भी है। अब देखिए, हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर है। लोग भी कहते हैं, आप लोग बार बार सुनते होंगे कि देश पर किसी गवर्नमेंट की हुकूमत नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत है। और आज हम लोग यहाँ पर बैठ के ऐसे बात भी कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस भी कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग इट ओनली बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस दैट राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो गारंटी दिया है कि हम लोग ऐसी चीज डिस्कस कर सकते हैं। हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये सब हुकूक हमारे पास है। और ये हुकूक होने की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेटर्स में लिखा गया है, जो जो चीज लिखा गया है, उसको स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, जिस गवर्नमेंट को पब्लिक ही चुनती है, अवामी चुनती है। अब गवर्नमेंट अगर अपना काम ठीक करे तो ओके, लेकिन बार बार हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट का दो तरीके का एटीट्यूड हो सकता है। एक एटीट्यूड ये कि उनके पास एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो हुकूक बताए गए या जो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको इंप्लीमेंट करने का उनके अंदर एक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, या वो समझते होंगे कि वो जरूरत नहीं है। ये एक एटीट्यूड आ सकता है। और दूसरा एक एटीट्यूड भी हो सकता है, जो आज हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं, कि ऐसी एक गवर्नमेंट आ जाएगी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे मानती नहीं है। वो तो चाहती नहीं है कि जो जो हुकूक इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं वो हुकूक लोगों को मिले। तो दो सिनेरियो भी आ सकता है कि एक जगह आप किसी गवर्नमेंट देखोगे जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई कोई चीज इंप्लीमेंट करने के लिए, और दूसरे तरफ आप एक ऐसी गवर्नमेंट को भी देख सकते हो जो इसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। अब ऐसे दोनों सिनेरियो में जो है सोशल एक्टिविज्म की जरूरत होती है, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म जो ग्रुप्स हैं, सोशल एक्टिविज्म ग्रुप्स को चेक में रखें। प्रीफेस में नवेद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अंदर जो है एक वेरी थिन लाइन है। चंद लोग ये समझते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। ऐसा नहीं होता है। सोशल एक्टिविज्म एक बहुत बड़ा एक टूल है जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को भी मजबूर कर देती है पॉलिटिकल विल लाने के लिए कि जो चीज ये डिमांड कर रहे हैं उसे वो इंप्लीमेंट करें। तो सिर्फ ऐसा कहना कि भाई सोशल एक्टिविज्म की क्या जरूरत है, लोग सारे पॉलिटिक्स में चले जाओ, वो भी एक बहुत ही एक गलत अप्रोच है, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोशल एक्टिविज्म में बेसिकली क्या होता है कि आप एक इश्यू पर, किसी एक मुद्दे पर आप लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि तीन तरीके के स्टेजेस होते हैं, जिसमें आप पहले आप ऑर्गेनाइज करोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, जमा करोगे, मोबिलाइज करोगे,
फिर मोबिलाइज करके उन्हें एजुकेट करोगे, किस चीज के लिए आपको एक्टिविज्म करना है, आपने एजुकेट करना है। और तीसरा जो है, अब आपको ऑर्गेनाइज हो गए, आप एजुकेट हो गए, अब आपको एहतिजाज करना होगा अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए। ना जब भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये सोशल एक्टिविज्म में एक पैसिव नाम की चीज नहीं है कि आप आराम से एक जगह बैठकर जब भी आपको दिल में आया भाई आज कुछ फाउंड के लिए कर लेंगे तो हम लोग कर लेंगे, वैसा नहीं है। ये हमेशा 24/7 फील्ड नहीं है, 24/7 फील्ड है। कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, और हर चीज में आपका रिस्पॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अब सोशल एक्टिविज्म जो है ये सिर्फ हुकूक मिलने के लिए नहीं है, बल्कि हुकूक बचाने के लिए भी है। सिर्फ हुकूक मिलने के लिए सोशल एक्टिविज्म जरूरी नहीं है, कभी कभी हुकूक बचाने के लिए भी सोशल एक्टिविज्म जरूरी है। और अगर सोशल एक्टिविज्म नहीं होता तो अगर आप देखेंगे दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर जो आज माहौल, वैसे माहौल नहीं होता। अगर आप सोचिए, अगर अमेरिका के जो ब्लैक्स हैं वो ब्लैक सिर्फ पॉलिटिशियंस पर डिपेंडेंट होते और एक सोशल एक्टिविज्म और सोशल मूवमेंट नहीं चलाते, तो क्या आज भी अमेरिका के अंदर ब्लैक्स को जो हुकूक है वो हुकूक मिलते? अगर साउथ अफ्रीका के अंदर सिर्फ पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स पर ही डिपेंडेंट होते और नेल्सन मंडेला और अलग अलग ब्लैक ग्रुप्स के थ्रू सोशल एजिटेशन वहां पर नहीं होते, तो क्या एपार्थाइड कभी चला जाता? तो यहाँ पर हमें पता चलता है दुनिया के अलग अलग ममालिकों के अंदर भी किस तरीके से सोशल एक्टिविज्म ने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को मजबूर किया कि वो लोग हुकूक की प्रोटेक्शन करें और हुकूक को लोगों तक डिलीवर भी करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल एक्टिविज्म का। इंडिया में अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी दूसरे कम्युनिटी से कंपेयर करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी सोशल एक्टिविज्म में अगर आप देखेंगे दूसरे कम्युनिटी से कंपेयर करेंगे तो पीछे ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दलित का ले लीजिए, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ, कि इंडिया में जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज बाबा साहब अम्बेडकर का जो उनको एक लॉन्चिंग पैड मिला था और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बहुत सारे राइट्स उन्हें गारंटीड किए गए हैं और एज अ पॉलिसी है, लेकिन आप जानते होंगे मुसलमानों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने स्कीम बनाए, पॉलिसी नहीं बनाए, लेकिन दलित के लिए पॉलिसीज है। और वो पॉलिसीज की वजह से आप देखेंगे वेरी एजुकेटेड कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है, और कुछ भी एक लॉ बने, कुछ भी एक एक्ट बने या कोई भी ऐसा एक चीज जिनसे उन्हें लगे कि उनके जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हार्म होंगे, आप देखिए किस तरीके से वो लोग टेकअप करते हैं उस चीज को। और इनका सोशल एक्टिविज्म इतना स्ट्रांग होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो इनके दलित लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में होते हैं, सोशल एक्टिविज्म में नहीं होते, लेकिन अलग अलग पार्टी में होते हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ये सोशल एक्टिविज्म का प्रेशर इतना होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में रहने वाले दलित एक्टिविस्ट को भी इसी सोशल एक्टिविज्म के लाइन पर आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना स्ट्रांग मूवमेंट होता है। आप फार्मर्स का आप ले लीजिए, किस तरीके से फार्मर्स, कुछ भी एक लॉ यहाँ वहां चेंज होगा, किस तरीके से फार्मर्स सोशल एक्टिविज्म पे आ जाते हैं। और अक्रॉस द पार्टी, अलग अलग पार्टी के अंदर लोग मजबूर हो जाते हैं इनके लाइन में आने के लिए। आप देखेंगे अकाली दल जैसी एक पार्टी जो बीजेपी की एलाई थी, लेकिन बीजेपी की लाइन पे नहीं आ रही, क्योंकि उनका उनको उनको जो फार्मर्स का सोशल एक्टिविज्म है, पंजाब के फार्मर्स का सोशल एक्टिविज्म मजबूर किया उन्हें अपना स्टैंड बीजेपी से अलग स्टैंड लेने के लिए। तो ये भी हम देख रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज में इंडिया में नहीं। लेकिन मुसलमानों का अगर आप देखेंगे इंडिया में पूरे 7 साल की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, मुसलमानों का दूसरे कम्युनिटीज के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग इस तरीके के एक सोशल एक्टिविज्म में हमने देखा कि कमी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, हुआ है, बहुत बेहतरीन काम भी हुआ है, लेकिन दूसरों से जब हम कंपेयर करते हैं कमी हुआ है। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी मोबिलाइज भी हुई है, ज्यादातर रिलीजियस इश्यूज पर होते हैं, रिलीजियस इश्यूज पर, इमोशनल इश्यूज में हम लोग बहुत ज्यादा मोबिलाइज हुए। लेकिन थोड़े ऐसे इश्यूज जो डायरेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पे इंपैक्ट होते हैं, सोशल इश्यूज, उस चीजों पर हमारा मोबिलाइजेशन नहीं होता, हमारा एक्टिविज्म नहीं होता। आप एग्जांपल ले लीजिए यूएपीए। यूएपीए के बारे में आज तो बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों पर यूएपीए लगे, लेकिन यूएपीए अभी नहीं लगाना, इससे पहले की एनडीए गवर्नमेंट के वक्त नहीं है, इससे पहले की यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में, उससे पहले आई थी और अमेंड हुई थी इससे पहले की। लेकिन यूएपीए जो कानून था, ये कानून किसे टारगेट करने के लिए आ रहा है? ये टारगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आएगा, सेकेंडरी आदिवासियों पर टारगेट हो रहा है। मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर टारगेट करेंगे या आदिवासियों को माओइज्म के नाम पर टारगेट करेंगे। अब ऐसा एक कानून लेके आ रहे हैं, इस कानून में अगर आप देखेंगे 90% ऑफ लोग मुसलमान है जो टारगेट हो रहे हैं। ऐसे एक कानून को खत्म करने के लिए मुसलमानों का सोशल एक्टिविज्म इंडिया में क्या रहा? कुछ भी नहीं। यहाँ वहां चंद छोटे सेमिनार्स होंगे, लेकिन क्या ऐसा बड़ा है जिस तरीके से फार्म लॉ को
फार्म लॉ को एबॉलिश करने के लिए इतना बड़ा एक एजिटेशन हुआ, उसी तरीके से एक पक्का एंटी मुस्लिम लॉ, यूएपी जैसे एक एंटी मुस्लिम लॉ को एबॉलिश करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन क्या हुआ। सीए का एनआरसी का भी आप देख लीजिए, हम लोग कहते हैं कि इट्स हिस्टोरिक मूवमेंट जो चला, और मुझे लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री में बिगेस्ट मूवमेंट था जिसमें मुसलमानों ने एक सोशल कॉज पर आए। लेकिन एनआरसी इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एनआरसी कहां पर इंप्लीमेंट हुआ था? एनआरसी हुआ था इंप्लीमेंट आसाम में, लेकिन जब आसाम के मुसलमानों पर इंप्लीमेंट हुआ था, लाखों आसाम के मुसलमानों की सिटीजनशिप चली गई, जाने का सिचुएशन आ गया था, उन्हें डिटेंशन कैंप्स में डालने का सिचुएशन आ गया था। उस वक्त वैसा एक रिएक्शन इंडिया में नहीं हुआ। उस वक्त इंडियन मुस्लिम रास्ते पर नहीं उतरे। रास्ते पर कब उतरे? जब अमित शाह ने जाकर क्रोनोलॉजी समझाया कि हम लोग सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, उसके बाद पूरे इंडिया में लाएंगे। जब फिर हुआ कि मेरे घर में प्रॉब्लम आने वाला है, मेरे बच्चों का सिटीजनशिप जाने वाला है, उस वक्त हम रास्ते पर उतरे। लेकिन जब आसाम के मुसलमानों का सिटीजनशिप चला जाएगा, जब वो लोग डिटेंशन कैंप में जाएंगे, उस वक्त कोई भी रास्ते में नहीं उतरा, क्योंकि हमारे लिए उस वक्त तक एक इमोशनल इशू नहीं था। लेकिन जब ये पर्सनल हो गया, अपने घर में प्रॉब्लम हो गया, तो देखते हैं किस तरीके से कम्युनिटी मोबिलाइज हो गई। पॉजिटिव भी है उसके अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना बड़ा एक मूवमेंट इंडिया के अंदर चला कि गवर्नमेंट उस मूवमेंट को रोक नहीं सकी। और ये मूवमेंट कोई बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमों ने नहीं शुरू किया, कोई बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों ने शुरू नहीं किया, हमारे औरतों ने, हमारे जामिया के बच्चों ने इसको लीड किया। उसका क्रेडिट कोई उनसे नहीं ले सकता। कोई भी आकर हम तंजीम या कोई भी आके बड़ा लीडर नहीं कह सकता कि हमने उसको लीड किया। या हमारे शाहीन बाग की औरतों ने लीड किया, हमारे जामिया के बच्चों ने लीड किया, अलीगढ़ के बच्चों ने लीड किया, और कोई इंडिया के स्टूडेंट्स ने लीड किया इसको, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी ने लीड किया। तो ये सोशल एक्टिविज्म का एक झलक हमने देखा। लेकिन अब मैं आता हूं पॉइंट पर कि ऐसा भी मत समझिए कि सोशल एक्टिविज्म आप करेंगे और बहुत आसानी से आप अपनी जिंदगी भी गुजार लेंगे। क्योंकि देखिए, आज इंडिया में हम लोग एक फैसिस्ट रेजिम के अंदर रह रहे हैं। एक फैसिस्ट रेजिम है, एक कम्युनल रेजिम भी नहीं है, एक फैसिस्ट रेजिम है। जिस तरीके से हिटलर एक फैसिस्ट था, मुसोलिनी एक फैसिस्ट था, उस तरीके के फैसिस्ट रेजिम के अंदर आप लोग रह रहे हैं। एक ऐसा रेजिम जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, जो हुकूक को नहीं मानता। और अगर आप हुकूक की बात करेंगे, जिस हुकूक को देने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, इक्वालिटी को मानने के लिए तैयार नहीं, आप उसी इक्वालिटी की डिमांड करेंगे, आपको क्या लगता है कि वो आपको आराम से रहने देंगे? नहीं। उनके पास जो जो पॉलिटिकल पावर्स है, उनके पास जो जो एजेंसीज है, सबको इस्तेमाल करेंगे। और हमने देखा किस तरीके से सीए में जो जो स्टूडेंट्स एंगेज थे, किस तरीके से सीए में जो जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे, उन ऑर्गेनाइजेशन को, एक्टिविस्ट को किस तरीके से टारगेट किया। आज भी जेलों के अंदर है। चंद लोग कहते हैं कि इमरजेंसी में 19 महीने बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन आप देखोगे ऑलमोस्ट 19 महीने ऑलमोस्ट हो गया, या उसी पीरियड में बहुत लोग आज भी जेल के अंदर है। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन ही आज मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सोशल एक्टिविज्म को ऐसा समझें कि एक चाइल्ड्स प्ले है, एक वेरी क्या कहते हैं कि एक समय हम लोग जब कॉलेज में थे तब रंग दे बसंती टाइप एक्टिविज्म आता था कि आप एक्टिविज्म करोगे और फूल बनोगे। नहीं, इट्स रिस्क आएगा आपको। आप जब डिमांड करोगे, आप हुकूक के लिए डिमांड करोगे। और पैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मेरे से अच्छा जानते हैं कि जब इन्होंने पास्ट में बड़े बड़े इश्यूज जैसे रिजर्वेशंस को डिमांड किया, नवेद साहब भी हैं, रिजर्वेशन के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका रिजर्वेशन मूवमेंट के लिए। और इन्हें भी पता होगा कि जब ऐसे एक मूवमेंट्स के लिए आप जब कम्युनिटी एजेंडा को सामने रखते हैं और आप जब डिमांड करते हो, किस तरीके का एक बैकलैश भी होता है। आपको इतना आसानी से अपना काम करने नहीं देंगे, तो टारगेट होगा। और वो हम लोग देख रहे हैं आज मुल्क के अंदर हो रहा है। सीए प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे, हम देख रहे हैं किस तरीके से दंगे, दिल्ली के दंगे क्रिएट किए गए, बनाए गए, इंजीनियर किए गए। और उसके बाद जो जो लोग सीए मूवमेंट में एक्टिव थे, उन सबको केसेस डाल के उनको अंदर डाला गया। अब फार्मर मूवमेंट के साथ भी आप देखो, ये इंडिया का एक क्या कहते हैं, मैं कल भी एक जगह बता रहा था एक सेमिनार में कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। नंबर 1, अगर आप अपने हुकूक के लिए बात करते हो, सोशल एक्टिविज्म में हो, तो सबसे पहला आपको डिफेम करना है, आपको डीलेजिटिमाइज करना है, आपका जो भी इमेज है, इमेज को खराब करना है। अगर आप फार्मर है तो आप खालिस्तानी है, अगर आप मुस्लिम है तो आप पाकिस्तानी और एंटी नेशनल है, अगर आप दलित या फिर लेफ्टिस्ट है तो आप माओइस्ट है। तो इस तरीके से आपको डीलेजिटिमाइज किया जाएगा। सेकेंड, आपके जो सोशल एक्टिविज्म है, उस मूवमेंट को वायलेंस पे क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरीके से भीमा कोरेगांव में किया गया, जिस तरीके से सीए प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली राइट्स में किया गया, और जिस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट में किया गया। और जो वायलेंस होगा, वायलेंस इंजीनियर किया जाएगा, लेकिन उस वायलेंस का जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाएगा। और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, एक्टिविज्म में इन्वॉल्व थे, उनको उसी इंजीनियर्ड वायलेंस में ड्रैकोनियन लॉज लेके आकर, यूएपीए, सेडिशन चार्जेस, एनएसए जैसे एक्ट लेके आकर आपको अंदर डाला जाएगा। और जब ये मूवमेंट यतीम हो जाएगी, इस मूवमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस तरीके का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज इंडिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं।
और ऐसे वक्त में कंप्लेंट भी मत कीजिए गवर्नमेंट क्यों भाई ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखिए ऐसी गवर्नमेंट दुनिया में जहां पे रहता है तो ऑपरेशन तो उनका ट्रेडमार्क है, तो ऑपरेशन करेंगे ही, इस तरीके का उनके पास से हमको एक्सपेक्ट करना ही है। तो मैं ये बातें यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक सोशल एक्टिविज्म जैसा हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई रूम के अंदर बैठेंगे, एसी रूम के अंदर बैठेंगे, उतना आसान भी नहीं है। देखो 3-4 महीने पहले तक तो आप रूम के अंदर बैठ के सोशल मीडिया में सोशल एक्टिविज्म कर सकते थे, लेकिन आज वो भी नहीं कर सकते आप सोशल मीडिया में भी कुछ कमेंट करेंगे, उस कमेंट को लेकर आप पर केसेस पड़ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो ये भी कहना कि मैं मेरे घर के अंदर बैठ के मोबाइल फोन के अंदर बैठ के सोशल एक्टिविज्म करूंगा, मैं सेफ रहूंगा, वो भी उतना सेफ नहीं है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर आप पर केस हो सकता है, आप पर सेडिशन केसेस पड़ सकते हैं। आप देखते होंगे मुजफ्फरनगर में, तो 1 महीने पहले मुजफ्फरनगर यूपी में क्या हुआ, एक लड़के ने एक राजपूत कम्युनिटी के एक लीडर के पोस्ट के नीचे उसने एक कमेंट किया, डायरेक्ट कमेंट था, मुस्लिम लड़के ने किया और उसको अरेस्ट भी किया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 उसने गलत कमेंट किया था, अरेस्ट करना चाहिए, 153A डाल के उसको अरेस्ट किया, जो एक करेक्ट आर्टिकल पड़ता है। उसको अरेस्ट करके जब बेल पे आ गया, वहां पर आरएसएस बीजेपी के जो प्रोटेस्ट हुए, जो प्रेशर हुए वहां पर, एमपीज एमएलए का जो प्रेशर हुआ, उस लड़के पर, उसके 2 भाइयों पर और उसके घर वालों पर सेडिशन केस डाला गया। सेडिशन क्यों? क्योंकि बीजेपी कह रही है सेडिशन केस डालो। तो ये भी समझना कि सोशल मीडिया में कुछ कहकर मैं बच जाऊंगा नहीं, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये बातें आपको यहाँ पर जो ऑडियंस है, ऑडियंस को मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि किसी चीज से डरे या वो, उसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम ऐसे एक सीरियस फील्ड में होते हैं, हमें एंटिसिपेट करना होता है कि किस तरीके का रिएक्शन होगा ताकि आप शॉक ना हो। हमें एंटिसिपेट करना है। मैं अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग जानते होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ हमारे बारे में आ रहा है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, अलग अलग हमारे बारे में राय आते हैं। और लोग हमसे पूछते भी हैं कि जब इतना बड़ा आपके ऊपर एक प्रेशर हो रहा है, क्यों आप लोग क्या क्या फील करते हो? तो हम लोग, हमारे अंदर हमने ये चीज को वेरी क्लियर किया है कि वी एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एवरी डे। हर दिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ होगा, क्योंकि ऐसे एक सिनेरियो में जब एक फैसिस्ट हुकूमत रिजीम में है, उनकी हुकूमत चल रही है, आपको एक्सपेक्ट करके चलना होगा, आपको एक्सपेक्ट करके चलना होगा कि प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये चीजों में एक करने के बाद ही हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मैं मेरी बात को कंक्लूड करता हूं ये बात कह के कि देखिए, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ये डेमोक्रेसी जो है और ये हुकूक जो है, हमारे जो फोर फादर्स गुजरे उनकी मेहनत की वजह से एक अच्छे तरीके से सिल्वर प्लेटर में रखकर हमें मिला है। लेकिन क्या गारंटी है, अलग अलग एक्टिविस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी ये कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये जो हुकूक हमारे पास है, ये हुकूक आगे जाकर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी ऐसे ही मिलेंगे? क्या होगा सीए जैसा लॉज आ गया, क्या होगा एनआरसी जैसा सिचुएशन लेके आकर आपका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाएगा? क्या होगा जब अलग अलग कानून को लेकर आकर कोई डेमोक्रेसी खत्म करने वाले नहीं है, कोई इमरजेंसी खत्म करने वाले नहीं है, पेपर में ये सब कुछ रहेगा, पेपर में ये सब कुछ रहेगा, लेकिन स्पिरिट में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन फ्यूचर जनरेशन के लिए आए तो फ्यूचर जनरेशन क्या माफ करेगी हमें? कभी कभी हम लोग भी एक चीज सोचते हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे, उनसे हम लोग कभी कभी पूछते थे छोटे रहने में कि जब ब्रिटिश यहाँ पर थे, ब्रिटिश इतना बड़ा जुल्म कर रहे थे, इतना बड़ा एक जालिम हुकूमत ब्रिटिशों की यहाँ पर थी, आप पर कुछ हुआ था क्या प्रॉब्लम? और जब हमारे बुजुर्ग हमसे कहते नहीं नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम उनसे कहते थे इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, आपने उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अगर आप वो जालिम ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाते तो ब्रिटिश आपको छोड़ते क्या? उसी तरीके से हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कल फ्यूचर जनरेशन भी जब खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर जो आज इतना एक फ्रीडम का माहौल है, फ्रीडम का माहौल नहीं रहे, तो अगर आने वाली जनरेशन अगर हमसे पूछे कि ऐसी एक पैसिस्ट हुकूमत इंडिया को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, ऐसी एक पैसिस्ट हुकूमत इंडिया के हुकूकों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपकी जिंदगी तो आराम से जा रही थी, क्या इसलिए क्योंकि आपने उसके खिलाफ कुछ किया नहीं? तो ये एक बहुत डिफिकल्ट सवाल रहेगा हमारे सामने फ्यूचर में। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर वापिस रखता हूँ कि सोशल एक्टिविज्म जो है, ये एक पार्ट टाइम वर्क या फिर एक टाइम पास का काम नहीं, वेरी सीरियस वर्क है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक इंडियन की जिम्मेदारी है, और मुस्लिम कम्युनिटी की स्पेशल जिम्मेदारी, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है कुल तुम खैर उम्मा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी सिर्फ अपने लिए नहीं, हर किसी के लिए बेहतर है। और एक मुस्लिम कम्युनिटी का रोल ये होना चाहिए कि अगर हमारे सामने एक दलित के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, हमारे सामने एक हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, हमारे सामने क्रिश्चियन पर जुल्म हो रहा है, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी एक कम्युनिटी है, ये कुल तुम खैर उम्मा है।
और ये कुल खैरुमा अगर हमें बनना है तो हमें सिर्फ अपने हुकूक नहीं, हमें दूसरों के हुकूक के लिए भी आवाज उठाना है और जालिम हुक्मरानों के सामने हक की बात कहना, ये हमारी सिफत है। इस सिफत से हमें भागना नहीं चाहिए। तो मेरी बात वापिस मैं खत्म करता हूँ कि सीरियस थॉट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविज्म को देना जरूरी है। रिस्क आएंगे, नेचुरल है, डर लगेगा, लेकिन इस डर से हम लोगों को ऊपर आना पड़ेगा और अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए हमें ऐसे सोशल एक्टिविज्म में ज्यादा एनर्जी डालकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मैं वापस ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, मॉडरेटर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वक्त दिए और इतने अच्छे टॉपिक को पब्लिक के सामने आप लोगों ने डिस्कशन के लिए लाया। शुक्रिया।